अब ये जो चूहे मारने वाली दवा है, इससे फौरन मौत तो नहीं होती, लेकिन उल्टी, दस्त, ये सारे होते। और अगर आप संभाल नहीं पाते, मान लीजिए 15,000 कैप्सूल अगर ये सर्व कर दिया होता और 15,000 कैप्सूल लोग कंज्यूम कर लिए होते, तो हजारों की संख्या में हॉस्पिटल भर जाता। क्योंकि ये ऐसा था जिसमें कि धीरे धीरे तुरंत मौत तो नहीं होती, लेकिन 5, 6, 7, 10 घंटे में मौत लगभग निश्चित थी, क्योंकि ये चूहे मारने वाली दवा ही है। तो तुरंत तो मौत नहीं होती है चूहे की भी, लेकिन कुछ घंटे के बाद चूहे मर जाते हैं। तो चूहे पर ऑलरेडी ट्रायल्ड है, और पोटेशियम फास्फोर्ट करके उसमें और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन उस कैप्सूल को अगर सिर्फ आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई भी कंज्यूम, और ये एक व्यक्ति ने कंज्यूम किया भी, वहीं से ये पूरा रैकेट हुआ। एक व्यक्ति कंज्यूम किया, उसको आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में लोगों ने पूछा कि भाई तुम क्या खाए हो, क्या पिए हो। उसके बाद उसने बताया कि हमने ये खाया है। और वहीं जब उल्टी उल्टी हुई तो उसमें फिर जांच पड़ताल में पता चला कि भाई ये तो चूहे मार ली, मतलब कुछ विशेष प्रकार की दवा है। जब उसकी और छानबीन की गई तो पता चला ये तो चूहे मारने वाली दवा है। फिर वो ट्रैक किया गया कि भाई ये चूहे मारने वाली दवा आप खाए कहां से, आपको किसने दिया। फिर उसने निशानदेही की होगी कि भाई फलाने फलाने व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे दिया। जरूर वो उनकी पहचान उनको पता चली होगी। उस पहचान पर पुलिस उनको ट्रैक करना शुरू की, और फिर जाकर के इस श्रीमान प्रेम जी की गिरफ्तारी हुई। तो ये अपना काम ये कर चुके थे, ट्रायल तो हो चुका था। लेकिन अगर पुलिस चौकन्ना नहीं रहती, डॉक्टर चौकन्ना नहीं रहते, क्योंकि पहली प्राथमिक जानकारी तो डॉक्टरों ने दी होगी कि साहब ये व्यक्ति जो बीमार होकर के हमारे पास आया है, वो सामान्य रूप से बीमार नहीं हुआ है, इसने कुछ कंज्यूम किया है और उसकी वजह से इसकी हालत बिगड़ी है और इसकी मौत भी हो सकती है। और उसके बाद ये ट्रैक किया गया और इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद जब उनका सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद इन्हें 15,000 कैप्सूल के आसपास इनके पास से बरामद हुआ। अब ये योजना, ये छोटी योजना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हर स्तर पे भारत को विभाजित करने के लिए, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर एक तरह के नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। जो नुस्खा कामयाब हो जाए वही बल्ले बल्ले। तो पहले लाल किला के ठीक सामने ब्लास्ट किया, वहां हुआ। वहां तो यह था कि भाई हमको जेनोसाइड करना है, अधिक से अधिक लोगों को मारना है। वो 1000 जख्म वाली जो कहानी थी वो था। लेकिन यहां दूसरी प्लानिंग थी, लोगों को मारना भी है, सिया के खिलाफ अपना गुस्सा भी प्रदर्शित करना है, उनसे बदला भी लेना है, और दूसरा इसकी पूरी जिम्मेदारी हिंदी कम्युनिटी पर भेजना है। और उसके बाद दिग्विजय सिंह जैसे नेता फटाफट कहना शुरू कर देंगे कि देखिए हिंदू टेररिज्म अब सवाब पर है, अब ये जेनोसाइड करने के लिए आ गए हैं। सईदा हमीद शुरू कर देगी यहां पर खान मार्केट में बैठ करके कि देखिए अब भारत के मुसलमानों का रहना मुश्किल है, अब तो जेनोसाइड पर ये लोग उतर गए हैं। मतलब हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, हिंदू आतंकवादी जो हैं, वो अब उतर गए हैं मैदान पे और जेनोसाइड में उतर गए हैं। देखिए मुहर्रम में मातम मन रहा था, इन्होंने मातम मनाने में क्या किया। ये हजरत मोहम्मद के नवासे के मातम के दिन इन्होंने कितने घर में मातम मनवा दिया। ये काम हिंदू आतंकवादियों का है, हिंदुओं का है, हिंदू और ये सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है। योजना ये थी मित्रों, बड़ी योजना, ये छोटी योजना नहीं थी। आरएसएस को बदनाम करने की प्लानिंग थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग थी, पूरे पुलिस महकमों को बदनाम करने की प्लानिंग थी। और यह कहा जाता कि बहुत सोच समझ करके, षड्यंत्र करके मुहर्रम का दिन चुना गया है, और वो भी मुंबई का दिन चुना, मुंबई जगह चुना गया है कि मुहर्रम के दिन इस कैप्सूल को कंज्यूम कराया गया। और देखिए इतने बड़ी संख्या में इतने लोगों की मौतें हो गई। हजारों लोग जुलूस में थे तो सैकड़ों मौतें तो जरूर होती, और अगर 100 के ऊपर भी आंकड़ा चला गया होता तो आप समझिए इस देश में आग लग गई होती। यही योजना थी इनकी। तो ये छोटी घटना नहीं थी कि कैप्सूल लेके गए और वो चूहे मारने वाला कैप्सूल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। इस गलतफहमी में मत लइए, ये प्लानिंग बड़ी है। और अभी जब पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है तो अब खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया है, एएनआईए के हत्थे चढ़ गया है। महाराष्ट्र की अपनी खुफिया एजेंसी जो है वो भी काम कर रही है और एनआईए भी काम कर रही है। अब जांच से पता चलेगा कि इस सज्जन की और क्या क्या योजना थी, इसके लिंक कहां कहां है, इस कैप्सूल की प्लानिंग ये किन किन जगहों पे करने का किया था। और 15,000 की संख्या में तो कैप्सूल इनसे बरामद किया गया है,
और कैप्सूल का क्या ऑर्डर दिया गया था, और अगर दिया गया था तो उसकी डिलीवरी कहां होनी थी, किसके पास ऑर्डर दिया गया था, ये इतनी बड़ी संख्या में इतने कैप्सूल आए कहां से, ये सारी सारी तहकीकात होगी। तो अभी कुछ दिन पहले तक ये चर्चा चलती थी कि साहब पानी में जहर फैलाने की बात हो रही थी। आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने कहा कि पानी में जहर फैलाना चाहते हैं। ये वहीं से खेल शुरू हो रहा है। याद कीजिए, केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के पहले कहा कि दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पानी में जहर मिलाना चाहती है। सरकार अलर्ट हो गई क्योंकि उनको मालूम था कि ये फ्रॉड जो है ये कहां से आया है। ठीक उसी प्रकार से ये जहर खिलाने का प्लान अब दूसरा था। इसलिए भारत सरकार अब सजग हो गई है। कम से कम महाराष्ट्र सरकार भी सजग है और भारत सरकार, केंद्र सरकार भी सजग है कि इस तरह की योजना को अंजाम देने की बड़े पैमाने पर प्लानिंग हो रही है। विदेश से हो रही है, देश के अंदर स्लीपिंग सेल वाले हैं। मतलब किसी भी तरह से वर्तमान सरकार को डिफेम करना है। और उसके बाद आप कल्पना कीजिए कि अगर कुछ मौतें हो गई होती तो सोशल मीडिया पे यही चल रहा होता कि ये पता किया जाए कि किसने ये कैप्सूल खिलाया। निश्चय, और मैं दावे के साथ कहता हूं 100 मुस्लिम की अगर मौत हो जाती मुहर्रम के इस जुलूस में, 100 मुस्लिम की, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और उनको करना भी चाहिए, अपोजिशन में है, वो करेंगे ही, लेकिन ये नैरेटिव दिग्विजय सिंह के तरफ से और बाकी नेताओं की तरफ से 101% आता कि अब ये सरकार खुलेआम मुस्लिमों का जेनोसाइड कर रही है। मुहर्रम के दिन ये जेनोसाइड करने के लिए निकल पड़ी है। और सईदा हामिद जैसे एक्टिविस्ट और खानम गानम जितने गैंग हैं, वो पूरा का पूरा ये महकमा, ये पूरा माहौल बनाता और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी करवाता। भारत को कहता कि इनटॉलरेंट स्टेट के रूप में भारत इमर्ज कर गया है। अब भारत में मुस्लिमों का रहना बहुत मुश्किल है। इतनी गहरी प्लानिंग थी मित्रों। तो अब इन मामलों से बचने के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। किस भेष में कैसे आतंकवादी आपके आसपास घूम रहे हैं, कौन सा तरीका वो अख्तियार करते हैं, पूरी आबादी को चाक चौबंद रहना पड़ेगा। और अगर भविष्य में कभी इस तरह की कोई घटना हो तो समझ लीजिए कि डिजाइन बड़ा है। ऐसी परिस्थिति में हमको सांप्रदायिक सौहार्द को भी बरकरार रखना है और बहुत ही गंभीरता से इन परिस्थितियों से, ऐसी परिस्थिति अगर कभी हो भी जाए उत्पन्न, तो हमें गंभीरता से एक समाज के रूप में संगठित होकर के ही आगे बढ़ना है। उनकी प्लानिंग को फेल करते ही रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।